Hello students, myself Gaurav Pratap Singh. I am working as a lecturer at RBS Polytechnic बिचपुरी आगरा और मैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसका अध्ययन हम करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर और सेकेंड ईयर में। अभी तक पुरानी वीडियोस में हमने इसमें काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था, सिलेबस वगैरह, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। लास्ट यूनिट हमने फिनिश की थी वो थी रेफ्रिजरेंट्स की यूनिट। अब जो नेक्स्ट यूनिट शुरू हो रही है हमारी वो है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक, या फिर हिंदी में अगर कहें तो वायु प्रशीतन निकाय। तो नेक्स्ट जो यूनिट शुरू हो रही है वो क्या है हमारी एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक। तो देखते हैं सबसे पहले एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होते हैं। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम अगर इसके नाम के हिसाब से देखा जाए तो क्या चीज़ है, वायु प्रशीतन निकाय, यानी कि ऐसा रेफ्रिजरेशन सिस्टम जहां रेफ्रिजरेंट के रूप में एयर यानी कि वायु का प्रयोग किया जाता हो, क्या कहलाता है वो, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहलाता है, ठीक। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम which used air as a refrigerant is known as air refrigeration system। यानी कि वायु प्रशीतन निकाय में जिसमें वायु को एक प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि वायु को क्या करते हैं, रेफ्रिजरेंट के रूप में जहाँ प्रयुक्त करते हैं वह क्या कहलाते हैं, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहलाते हैं। अब इस सिस्टम का यूज़ कहाँ होता है, तो इन सिस्टम्स का यूज़ किया जाता है एयरक्राफ्ट्स में और जेट इंजन्स में। जितने हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं वहाँ जो एयर कंडीशनिंग की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और जो साइकिल यूज़ हो रही है वो क्या है, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है। तो इसके लिए जहाँ भी यूज़ होते हैं वो हैं एयरक्राफ्ट और जेट इंजन के सेक्शंस में, ठीक। अब इसके देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेज देखते हैं सबसे पहले हम कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है हमारा कि एयर इज़ ईजिली अवेलेबल, यानी कि एयर क्या है, रेफ्रिजरेंट के रूप में प्रयुक्त होना है और वायु क्या है, बहुत आसानी से अवेलेबल हो जा रही है, मतलब इसके लिए कोई अलग से इंतज़ाम नहीं करना पड़ रहा। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है हमारा नो कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेंट, यानी कि जो भी हम रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या है, जो रेफ्रिजरेंट यूज़ हो रहा है क्या है, वो एयर है और एयर की कोई वैल्यू नहीं होती, यह मतलब फ्री है एक तरीके से, कोई मूल्य निर्धारित नहीं है इसका, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेफ सिस्टम ड्यू टू नॉन टॉक्सिक, यानी कि यह जो सिस्टम है यह सुरक्षित सिस्टम है। क्यों सुरक्षित है, क्योंकि उसमें रेफ्रिजरेंट के रूप में किसका प्रयोग कर रहे हैं, एयर का, यानी कि वायु का। और वायु नॉन टॉक्सिक यानी कि नॉन विषैला पदार्थ है, क्या है, नॉन टॉक्सिक यानी कि नॉन विषैला पदार्थ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, लीकेज ऑफ एयर इन स्मॉल अमाउंट इज़ टॉलरेबल, यानी कि जैसे कि हमने देखा अगर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो भी हैं उनमें क्या है, थोड़ा बहुत लीकेज हो जाता है कभी ना कभी। तो अगर इसमें से क्या छोटे अमाउंट में एयर लीक हो रही है तो वह क्या है, उसको उससे कोई भी प्रभाव या कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत क्या है हमारा रेफ्रिजरेंट जो कि एयर है या वायु है वह लीक हो रही है तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या है, वो नॉन टॉक्सिक है, ठीक। तो ये तो हमारे थे एडवांटेज। अब हम देखते हैं इसके क्या डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला हमारा है कि लेस COP वैल्यू, यानी कि जो निष्पादन गुणांक है वो क्या है, बहुत कम है, ठीक। एयर का रेफ्रिजरेशन में जब यूज़ किया जाएगा तो इसकी जो COP वैल्यू आती है वो क्या आती है, बहुत कम आती है। इस वजह से क्या है, ये इसकी एक डिसएडवांटेज है, ठीक। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, मोर ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी कि जब परिचालन किया जा रहा है, यानी कि परिचालन भी कहाँ हो रहा है, एयरक्राफ्ट में और जेट इंजन में, जो कि बहुत अधिक कॉस्टली पड़ जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट बल्कि इक्विपमेंट यूज्ड, इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े उपकरणों का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक, जो कि क्या करते हैं, ये ज़्यादा स्थान ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लेस हीट कैरिंग कैपेसिटी, अब एयर की ऊष्मा प्रवाहन क्षमता वैसे भी क्या है, औरों की अपेक्षा कम है, तो ये भी इसका क्या है, एक डिसएडवांटेज है। क्या क्या डिसएडवांटेज थे, लेस COP वैल्यू, ठीक, लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट, सॉरी मोर ऑपरेटिंग कॉस्ट, बल्कि इक्विपमेंट यानी कि भारी उपकरण
और लेस हीट कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि कम हीट को ये आगे प्रवाहित करती है। अब मेनली क्या रेफ्रिजरेशन सिस्टम होते कितने टाइप के हैं, तो ये क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। रेफ्रिजरेशन सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम वो है ओपन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, या इसको क्या कहें, खुला प्रशीतन निकाय सिस्टम। और दूसरा हमारा क्या है, क्लोज्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम या क्लोज्ड एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो दूसरा क्या है, बंद वायु प्रशीतन निकाय। ठीक है, तो अब ओपन एयर और क्लोज्ड एयर क्या क्या होते हैं पहले देखते हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन है हमारे सिलेबस में, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो पहले क्या है, ओपन एयर रेफ्रिजरेशन जो है उसमें क्या है, रेफ्रिजरेंट को बंद परिपथ से ना गुजार कर वातावरणीय वायु के संपर्क में लाते हैं, यानी कि जो रेफ्रिजरेंट है वो क्या हो रहा है, एक अलग पाइप से नहीं गुजर रहा, वह और एयर दोनों क्या कर रहे हैं, सेम पाइप से गुजर रहे हैं, यानी कि दोनों आपस में संपर्क में आते हैं। तो ये कौन सा सिस्टम कहलाता है, ये कहता है ओपन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब सेम क्लोज्ड में क्या होता है, जो रेफ्रिजरेंट और एयर है दोनों को अलग अलग पाइप से क्या करते हैं, अलग अलग पाइप से गुजारा जाता है, यानी कि एक दूसरे के संपर्क में नहीं लाया जाता। इसीलिए क्या है, इसका नाम क्या है, क्लोज्ड एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा रिवर्स कार्नोट साइकिल। ठीक है, जितने भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो क्या है, सब इसी तरीके पर आधारित होते हैं। ठीक है, जितने भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या है वो इसी पर आधारित है, किस पर, रिवर्स कार्नोट साइकिल पर। तो रिवर्स कार्नोट साइकिल पर आधारित है। अब रिवर्स कार्नोट साइकिल होती क्या है, अगर एक जनरल पर्पस में इसकी डेफिनेशन कही जाए तो क्या होगी, तो ऐसा प्रोसेस या ऐसी साइकिल जिसमें दो आइसेंट्रोपिक व दो आइसोथर्मल प्रक्रम या प्रोसेस होते हैं, वह क्या कहलाती है, रिवर्स कार्नोट साइकिल कहलाती है। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें दो क्या हो, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और दो आइसोथर्मल प्रोसेस हो, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारी रिवर्स कार्नोट साइकिल। अब इसके हम पीवी और टीएस डायग्राम को देखते हैं। ठीक, मेनली क्या है, दोनों चीज़ों में ये चीज़ कंपलसरी है, पीवी और टीएस डायग्राम। तो चार प्रक्रम यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ क्या आ रहे हैं, चार कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक, तो अब किस तरीके से कार्य करता है वो देखते हैं हम। ठीक है, तो पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसका पीवी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम देखिए, स्टार्ट करता है पॉइंट वन से। पॉइंट वन से सबसे पहले होता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, यानी कि कंप्रेशर में क्या हो रहा है, कंप्रेशन किया जा रहा है, लेकिन वो क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक हो रहा है, वन से लेके टू तक। ठीक, आइसेंट्रोपिक हो रहा है, यानी कि इसकी एंट्रोपी क्या है, सेम है, वन से लेके टू तक क्या है, इसकी एंट्रोपी सेम है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, टू से लेके थ्री तक क्या हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है। देखिए टीएस डायग्राम में आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर क्या है इसका, कांस्टेंट है, और वन से लेके टू में क्या थी, हमारी एंट्रोपी कांस्टेंट थी। ठीक, लेकिन क्या हो रहा है, जो वॉल्यूम है वो वन से लेके टू में डिक्रीज़ हो रहा है, और टू से लेके थ्री में भी डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, लेकिन प्रेशर क्या हो रहा है, वन से लेके टू में इंक्रीज़ हो रहा है, वन पर कम था, टू पर ज़्यादा हो गया प्रेशर, और टू से थ्री पर ज़्यादा हो गया प्रेशर। उसके बाद आता है हमारा एक्सपेंशन का प्रोसेस, यानी कि प्रसरण। प्रसरण में हमें पता है कि ऑटोमेटिक दाब में कमी आ जाती है। ठीक, तो अगला जो है वो क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, थ्री से लेके फोर। तो जो प्रेशर है वो P3 से कहाँ पहुँच गया, P4 पर। इसी के साथ साथ हमारा वॉल्यूम भी क्या हो गया, कुछ कम हो गया, वो क्या हो गया, V3 से लेके V4 पर पहुँच गया। ठीक, और थ्री से लेके फोर तक क्या बताया था, ये आइसेंट्रोपिक है, इसका मतलब क्या है, इसकी एंट्रोपी सेम है, यानी कि S4 इजकल टू S3। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, 4 to 1। तो 4 to 1 कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसमें क्या हो रहा है, एक्सपेंड किया जा रहा है, लेकिन आइसोथर्मली कर रहे हैं। तो 4 to 1 में आइसोथर्मली में क्या है, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यानी कि T4 था वो किसके सेम रहेगा, T1 के सेम रहेगा। ठीक, तो 4 to 1 में क्या हो रहा है, एक तो प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज, एक्सपेंशन हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक, 3 to 4 में भी क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, लेकिन तेज़ी से हुआ था, तो प्रेशर भी क्या हुआ, तेज़ी से रिलीज़ हुआ, इसमें धीरे धीरे रिलीज़ हो रहा है, तो P4 से P1 पहुंचा। लेकिन एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, वॉल्यूम कहाँ पहुंच गया, V4 से V1 के लिए पहुंच गया, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे, ये हमारे थे TS डायग्राम। ठीक,
अब कोई पूछे रिवर्स कार्नोट साइकिल क्या है, तो दो आइसोथर्मल और दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस से बनी साइकिल क्या कहती है, रिवर्स कार्नोट साइकिल कहलाती है। अब मेन इसके 4 प्रक्रम आपको बताए थे, ठीक। प्रोसेस 1 से 2 कौन सा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, प्रोसेस 2 से 3 आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस, और प्रोसेस 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, और प्रोसेस 4 to 1 आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस, ठीक। जब हम इसकी COP काउंट करते हैं, अब क्या है COP, हम क्या पूरा डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका क्या, जब COP वैल्यू निकालते हैं तो हमारी COP वैल्यू क्या आती है, COP वैल्यू आती है किसके लिए, ये COP इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 माइनस T1। COP क्या आती है हमारी, T1 अपॉन T2 माइनस T1, और T1 और T2 क्या है हमारे, टेम्परेचर। T1 और T2 ये क्या है हमारे, टेम्परेचर, ठीक। जिसमें क्या है T1 से ज़्यादा क्या है, T2 है, T2 अधिक है T1 की अपेक्षा, ठीक है। तो ये COP की वैल्यू हो गई हमारी। COP मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या फिर निष्पादन गुणांक, ठीक। तो ये क्या थी, हमारी रिवर्स कार्नोट साइकिल थी। अब जो आपके में दूसरी साइकिल का अध्ययन हमें करना है वह क्या है, बेल कोलेमन साइकिल, या इसको क्या कहते हैं, रिवर्स ब्रेटन और जूल साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। 3 नामों से इसको जाना जाता है, कौन से, बेल कोलेमन साइकिल, रिवर्स ब्रेटन साइकिल और जूल साइकिल, और साथ ही साथ इसको मॉडिफाइड रिवर्स कार्नोट साइकिल का भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, मॉडिफाइड रिवर्स कार्नोट साइकिल, ठीक। अब क्या है, इसका जो विकास कर यानी कि डेवलप की थी ये बेल कोलेमन और लाइट फुट ने, किसके द्वारा की गई थी, बेल कोलेमन और लाइट फुट ने। और इस साइकिल का प्रयोग करते हैं हम, किस में करते हैं, पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन सिस्टम बनाने के लिए, यानी कि जो भी हमारे पानी के जहाज, शिप्स यूज़ हो रहे हैं, क्या यूज़ हो रहे हैं, शिप यूज़ हो रहे हैं, पानी के जहाज यूज़ हो रहे हैं, उसमें जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम जनरेट होता है या जलाया जाता है, उसमें कौन सी साइकिल का प्रयोग करते हैं हम, बेल कोलेमन साइकिल का प्रयोग करते हैं, ठीक। और जो भी रेफ्रिजरेटर्स होते हैं इसके द्वारा बने हुए, उनको क्या कहते हैं हम, बेल कोलेमन रेफ्रिजरेटर का नाम दे दिया जाता है, ठीक। अब ये जो बेल कोलेमन साइकिल है या बेल कोलेमन रेफ्रिजरेटर है, इसमें क्या होते हैं, मेन 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला कंप्रेशर, सेकंड कूलर, देन एक्सपेंशन डिवाइस और रेफ्रिजरेटर। सिमिलरली किसी भी साइकिल की तरह इसमें भी क्या होते हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कंप्रेशर, कूलर, एक्सपेंशन डिवाइस और रेफ्रिजरेटर। अब देखिए ये साइकिल किस तरीके से, इस साइकिल के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। देखिए तो साइकिल देखें हैं 1 से लेके 2 का प्रोसेस देखें। सबसे पहले क्या है, जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट है या जो भी सॉल्यूशन है, ब्राइन सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन इन और आउट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा फ्लो कराया जाता है 1 से लेके 2। कंप्रेशर का काम क्या है, उसको कंप्रेस्ड कर देना, क्या कर देना, कंप्रेस्ड कर देना, वह उसको कंप्रेस्ड कर देता है। देन आफ्टर क्या हो रहा है, 2 से 3 जो कि कूलिंग सेक्शन है, क्या है, कूलर का सेक्शन है, वहाँ पर क्या होता है, कूलिंग वाटर इन और कूलिंग वाटर आउट, उसके द्वारा कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है, ठीक। आगे क्या हो रहा है, एक्सपेंडर, यानी कि 3 to 4 एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है। देन आफ्टर क्या, 4 to 1 में हम जब पहुँचे तो वो क्या सेक्शन में पहुँच गए, रेफ्रिजरेटर के सेक्शन में पहुँच गए, ठीक है। जहाँ पर रेफ्रिजरेटर में किसी भी वस्तु को ठंडा या जो भी चीज़ें क्या करनी है, कूलिंग इफेक्ट जनरेट करना है, वो किया जाता है हमारे रेफ्रिजरेटर के सेक्शन में। क्योंकि प्रेशराइज होने के बाद 2 के बाद क्या निकलेगा, हाई प्रेशर हो जाएगा एक तो, यानी कि P2 अगर प्रेशर कहते हैं तो P2 प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, साथ ही साथ उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक। जो कि कूलर द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, मतलब ठंडे कर दिए जाते हैं, हल्के हल्के क्या कर देते हैं, उनको ठंडे कर दिए जाते हैं, ठीक। अब देखिए इस प्रोसेस में भी देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो कार्यकारी, अब इस नॉर्मल क्या है जो यूज़ हो रहे हैं वो क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है। अब देखते हैं इसकी वो क्या है हमारी, TS और PV डायग्राम क्या है, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं TS डायग्राम। तो TS डायग्राम क्या है, ये देखते PV और TS डायग्राम देखते हैं। तो इसमें भी क्या है, 1 से लेके 2 प्रोसेस, 1 से लेके 2 प्रोसेस कहाँ है, किसके बीच है, हमारे कंप्रेशर। तो कंप्रेशर क्या करेगा, कंप्रेस्ड कर देगा, क्या कर देगा, कंप्रेस्ड कर देगा। कंप्रेस किया तो ऑटोमेटिक क्या है, प्रेशर इंक्रीज हो गया, 1 से लेके 2 तक पहुँच गए, ठीक। कंप्रेस्ड किया तो वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो गया, क्या हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज। लेकिन
टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया, 1 से लेके 2 में क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है क्या है, 2 से लेकर 3, क्या है हमारा 2 से 3, वो किस में हम पहुंच गए, कूलर में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, अब हम कूलर में पहुंच गए। जब कूलर में हम पहुंचे तो कूलर क्या करता है, कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि वो प्रेशर को तो सेम रहने देता है, ठीक है, क्या रहने देता है, प्रेशर को सेम रहने देता है, लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज कर देता है और साथ ही साथ हमारे वॉल्यूम को भी डिक्रीज कर देता है। यानी कि वॉल्यूम V2 से कहाँ पहुंच गया, हमारा V3 पहुंच गया। V2 से कहाँ पहुंच गया, V3। केवल टेम्परेचर डिक्रीज होता है और साथ ही साथ वॉल्यूम, लेकिन प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। क्या बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। अब नेक्स्ट जो हमारा है 3 to 4 एक्सपेंडर का प्रोसेस, यानी कि एक्सपेंशन होगा। क्या होगा यहाँ पर, एक्सपेंशन होगा। तो जब एक्सपेंशन होगा तो हमें पता है ऑटोमेटिकली क्या होता है, टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है और प्रेशर भी डिक्रीज होता है। तो क्या हुआ, प्रेशर P3 से P4 पहुंच गया, यानी कि यहाँ से क्या हो गया, 3 से 4 पहुंच गया, प्रेशर डिक्रीज हो गया, लेकिन वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, V3 से V4 पे पहुंच गए। सिमिलरली हमारा टेम्परेचर क्या हो गया, T3 से T4 पर डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस हमारा क्या, 4 to 1, ये कौन सा प्रोसेस हमारा, ये है रेफ्रिजरेटर के अंदर का प्रोसेस। तो रेफ्रिजरेटर में किसी भी प्रकार का क्या हो रहा है, प्रेशर ना तो बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, ठीक है, केवल वॉल्यूम में चेंजेस आ रहा है, क्योंकि एक्सपेंशन हो चुका था। तो वॉल्यूम क्या हो गया, V4 से V1, यानी कि बढ़ जाता है वॉल्यूम, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन वहाँ पर रेफ्रिजरेटर में क्या हो रहा है, हमारा प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हो गया, ए उसका रेफ्रिजरेंट का, क्योंकि उसने ऊष्मा अवशोषित कर ली, ऊष्मा अवशोषित कर ली। तो 4 to 1 वाले सेक्शन में हम पहुंच गए, ठीक है, हमारा क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो ये क्या थे हमारे PV और TS डायग्राम। अब मेनली इसमें भी क्या होते हैं, 4 प्रोसेस होते हैं। अब देखते हैं कौन से प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस की 2 कहाँ पर है, कंप्रेशर में, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, यानी कि एंट्रोपी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब इसमें होता क्या क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर की जो ठंडी हवा है कहाँ भेजी जाती है, कंप्रेशर को भेजी जाती है। और कंप्रेशर क्या करता है, वायु को कांस्टेंट एंट्रोपी पर कंप्रेस कर देता है, यानी कि एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं। नेक्स्ट क्या करता है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ते हैं, बिल्कुल प्रेशर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। और एंट्रोपी कौन सी है, कांस्टेंट एंट्रोपी। आइसेंट्रोपिक तो ना ही ऊष्मा अवशोषित हो रही और ना ही निष्कासित की जा रही है ऊष्मा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस हमारा क्या है, 2 से लेके 3, वो किस में हो रहा है, कूलर में। किस में हो रहा है, कूलर में, जो कि क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस हो रहा है, ठीक। इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले गर्म वायु जो है वो कंप्रेसर से कहाँ जाती है, कूलर में जाती है। कंप्रेसर के बाद गर्म वायु कंप्रेस कर दी गई, प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, कहाँ पहुंची गई, कूलर में। कूलर क्या करता है, गर्म जो वायु है उसको ठंडा कर देता है, क्योंकि वहाँ क्या आ रहा है, कूलिंग वाटर का फ्लो कराया जा रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है, प्रेशर तो कांस्टेंट है, लेकिन जो टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा। जब ठंडा किया जाएगा टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा और स्पेसिफिक वॉल्यूम भी क्या हो गया, घट गया, V2 से V3 पहुंच गया, ठीक। लेकिन क्या हो रही है, इसमें ऊष्मा बाहर निकलने लगी, ऊष्मा बाहर, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है तो ऊष्मा किसी न किसी ने ली होगी। तो वो क्या करता है, पानी ले लेता है उसको, ऊष्मा को, और पानी क्या हो जाता है, टेम्परेचर अपना बढ़ा लेता है, ठीक है। और ऊष्मा, और लेकिन प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो क्या हमारा, 3 to 4। तो 3 to 4 प्रोसेस क्या है, ये हो रहा है एक्सपेंडर में, या एक्सपेंशन प्रोसेस कह सकते हैं। तो ये क्या होता है, एक आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जो एयर है आप कहाँ जा रही है, कूलर से कहाँ पहुँचा दी हमने, एक्सपेंडर, या प्रसारक कहते हैं हिंदी में इसको, क्या कहते हैं, प्रसारक, ठीक। इसमें क्या होता है, कांस्टेंट एंट्रोपी, यानी कि उसकी एंट्रोपी पर कोई चेंज नहीं हो रहा, क्या होती है, एंड कांस्टेंट एंट्रोपी पर एयर एक्सपेंड कर दी जाती है, एक्सपेंशन प्रोसेस हो जाता है। अब आपको बताया था कि अगर एक्सपेंशन होगा तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा और साथ ही साथ क्या होगा, उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, लेकिन जो उसका वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो वॉल्यूम क्या हो गया हमारा, V3 से V4 पर इंक्रीज हो गया, ठीक। नेक्स्ट जो लास्ट फोर्थ प्रोसेस है वो क्या है, 4 to 1 प्रोसेस है, ठीक। 4 to 1 प्रोसेस जिसे कहते हैं हम कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन प्रोसेस, ठीक। ये कहाँ हो रहा है, रेफ्रिजरेटर में। कहाँ हो रहा है, रेफ्रिजरेटर में। अब जो ठंडी एयर है, ठीक, एक्सपेंडर के बाद क्या होगी, प्रेशर डिक्रीज, टेम्परेचर भी डिक्रीज, ठीक। तो जो ठंडी एयर हो गई वो एक्सपेंडर से कहाँ पहुँच गई, रेफ्रिजरेटर में पहुँच गई।
ठीक, रेफ्रिजरेटर में पहुंची, रेफ्रिजरेटर में हमारी वस्तुएं या जो भी सिस्टम है वह रखा हुआ है, तो वो क्या करता है, टेम्परेचर अवशोषित कर लेता है, ऊष्मा अवशोषित कर ली जाती है, जिसके कारण क्या हो गया, हमारा टेम्परेचर बढ़ गया, T4 से T1 पहुंच गया। और साथ ही साथ क्या हो गया, एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो वॉल्यूम क्या हो गया, V4 से V1। ठीक है, और साथ ही साथ क्या बताया था इसमें, ऊष्मा अवशोषित हो रही है, कहाँ से हो रही है, जो भी वस्तु या चीज़ें हमारी रेफ्रिजरेटर में रखी हैं उसके द्वारा क्या हो रहा है, ऊष्मा अवशोषित कर ली जा रही है, या जो भी सिस्टम से ऊष्मा ली जा रही है। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर है, यानी कि प्रेशर क्या रहेगा हमारा इसमें, कांस्टेंट रहेगा। तो ये क्या थी, हमारी बेल कॉलेमन साइकिल थी। ठीक है, अब अगर इसका हम देखें सीओपी के लिए डिफाइन करना चाहें, ठीक है, तो सीओपी के लिए डिफाइन करेंगे तो हीट एब्जॉर्ब्ड क्या थी इसकी, Cp T1 माइनस T4, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कहाँ की जा रही है, 4 to 1 प्रोसेस में, कहाँ पे की जा रही है, 4 to 1, जबकि हीट निकाली कहाँ जा रही है, वो निकाली जा रही है 3 to मतलब 2 से 3 प्रोसेस में, यानी कि कूलर वाले सेक्शन में हीट बाहर निकाली जा रही है, जो कि कोल्ड वाटर एब्जॉर्ब करके बाहर ले जाता है। ठीक है, तो COP की हमें पता है, COP का इक्वल टू क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन वर्क डन, हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन वर्क डन। ठीक, तो यहाँ से जो COP की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, COP इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा P की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, और गामा P क्या है, इट इज़ अ प्रेशर रेशियो, क्या है ये हमारा, प्रेशर रेशियो की वैल्यू है। ठीक है, अगर क्या है, PV इज इक्वल टू एन के बेसिस पे उसको देखा है, PV की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस बेसिस पे अगर हम इस एक्सपेंशन करवाना चाहें तो ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा ये COP T1 माइनस T4 अपॉन n माइनस 1 गामा माइनस 1 अपॉन गामा T2 माइनस T3 माइनस ब्रैकेट T1 माइनस T4। तो ये क्या आपको केवल फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, क्योंकि इन पर बेसिस क्या आ जाते हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या आ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। अगर n क्या है, गामा के इक्वल है, यानी कि n किसके इक्वल है, हमारा गामा, n हमारा क्या एक तरीके का कांस्टेंट है, वो गामा के इक्वल है, तो COP की वैल्यू क्या हो जाएगी, T1 माइनस T4 अपॉन T2 माइनस T3 माइनस T1 माइनस T4। ठीक है, तो ये हमारी COP की वैल्यू हो जाएगी, जो कि डिफाइन कर ली जाएगी इसके द्वारा। ठीक है, इन वैल्यूज़ को क्या है, इन जो फार्मूलाज है इनको आपको याद कर लेना है, क्योंकि इनका प्रयोग कर लेते हैं हम न्यूमेरिकल्स में, और हो सकता है जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें न्यूमेरिकल हो सकते हैं, बहुत छोटे छोटे, केवल फार्मूला बेस्ड। ठीक, थैंक यू। इसके आगे का जो भी है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। और अगर इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर, जो कि एक टेलीग्राम लिंक है, उस ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ सारी PDF आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल होती रहेंगी। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। और जैसा आपको बताया कि आगे इसमें क्या आपकी ऑब्जेक्टिव सीरीज़ भी शुरू हो रही है, तो आज शाम से इसमें ऑब्जेक्टिव्स भी डलना शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद।